हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है वो क्या है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम जानेंगे इनके बारे में। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों या फाइबर से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि जो हम कपड़े डेली यूज में पहनते हैं या जो भी हमारी दैनिक जीवन में और भी चीजें होती हैं वो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी ना किसी किससे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होती है। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? तो हम बहुत सारे रेशों के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अन्य घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, हमको यहाँ पर एक सारणी दी गई है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। तो हम इन दो सारणियों में इनको बांट सकते हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर किसी पादप से प्राप्त होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे जो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित रहती है, जिनको मानव ने बनाया, वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार पाई जाने वाली एक रूप की बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। ए तथा बी चित्र के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मनके से बना यहाँ पर एक हार दिखाई दे रहा है और कागज की क्लिप को जोड़ करके यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला की प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक शब्द भाषा के दो शब्दों पोली तथा मर से मिलकर बना है। पोली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं बहुलक प्रकृति में भी पाई जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयोन, सबसे पहले हम रेयोन के बारे में जानते हैं। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जैसा रेशम होता है उसके से समान क्या रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार रेशा कास्ट लुगदी या रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं रेयोन निर्मित वस्तुओं का चित्र। ये क्या बनाया गया है? यहाँ पर एक गलीचा बनाया गया है और भी बहुत सारी हम यहाँ पर चादरें वगैरह भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नायलॉन। नायलॉन किसे कहते हैं? नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधों या जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश,
कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में भी किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमारे यहाँ पर मोजा दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर ये नायलॉन से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? हम देखते हैं। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में भी किया जाता है। किसका इस्तेमाल? नायलॉन का। नायलॉन एक तार है, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। आइए हम जानते हैं, जो हमारा नायलॉन होता है वो कैसा होता है? इस्पात से भी प्रबल होता है। नायलॉन रेशे के उपयोग देखो यहाँ पर किया जा रहा है। ये सारे नायलॉन के रेशे, ये यहाँ पर नायलॉन से क्या किया जा रहा है? पहाड़ों पे चढ़ने के लिए यहाँ पर रस्सी से चढ़ा जा रहा है इस पे। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटका हुआ एक धागा जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक हुक लगा हो या पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी की भांति सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब हम देखते हैं प्रेक्षण सारणी 3.2। धागे रेशे के प्रकार, धागे के तोड़ने हेतु कुल भार, कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। हम इन सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। आप रेशो धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की एक थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही प्रकार वाली कांच की गोलियां या गोटियां का भी उपयोग कर सकते हैं। सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। अब हम देखते हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं बढ़ती। यह स्पाट रहता है, सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों ने सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने आवश्यक देखे होंगे। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट, बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यहाँ पेट है क्या? पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर के रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, पॉलीकोट और पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप कक्षा 7वीं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे
इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यहाँ भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर के कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब मैं समझी, मेरी माँ रसोई घर के काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब हम देखते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा एक दिन है। आप किस प्रकार छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं रखिए सीखिए। जैसे कि हम यहाँ से सीख सकते हैं, एक आकार के 2 कपड़े टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनसे एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशे से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को 2 पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए, उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों की प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। आप घर एक प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यहाँ रेखी होती है तो अन्य में यहाँ तिर्यकबद्ध, क्रॉसबद्ध होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमें क्या दिखाई दे रही है, रेखी, और ये कैसे दिखाई दे रही है, हमें क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं। पॉलिस्टर की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध है, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने में काम आता है। आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। 2 उदाहरण है, बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया जा सकता है गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, यह हम देख सकते हैं सब कैसी बनी है, थर्मोप्लास्टिक से। अब हम देखेंगे यहाँ पर
प्लास्टिक से वो थर्मोसेटिंग थी और ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं हैं, ऊपर जो दी गई है हमारी, ये कौन सी है, थर्मोसेटिंग की वस्तुएं, और ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं विकल्प पदार्थ और प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचय करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि आप चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणीय गुणों की विवेचना कीजिए। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी वस्तुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आप उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के लिए क्या लाभ है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। उनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियों, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सीरीज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार की चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। कौन? टेफ्लॉन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अग्निशाह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। सारणी दी गई हमको यहाँ पर 3.3। हम इसमें देख सकते हैं सारणी में अपशिष्ट के प्रकार, अपहासित होने में लगने वाला लगभग समय, पदार्थ की प्रकृति। सबसे पहले देखते हैं हम सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि 1 से 2 सप्ताह लगते हैं और जैव निम्नीकरणी है। कागज 10 से 30 दिन, जैव निम्नीकरणी। सूती कपड़ा 2 से 5 माह, जैव निम्नीकरणी। लकड़ी 10 से 15 वर्ष, जैव निम्नीकरणी। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष, जैव निम्नीकरणी। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, जैव अनिम्नीकरणी। पॉलीथीन थैलियां कई वर्ष, जैव अनिम्नीकरणी है ये भी, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणी और जैव अनिम्नीकरणी अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनके
अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके से सुझाएं जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचय हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए। उपयोग न करना, इस प्रकार की आदतें विकसित करिए तो जो पर्यावरण को हितैषी हो, पर्यावरण के लिए हितैषी हो, ऐसी वस्तुओं का ऐसे उपयोग करना चाहिए हमको। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलिथीन की थैली और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र के कंठरोध उत्पन्न करते हैं और अतः मनुष्य आमाशय के एक स्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही में इधर उधर फेंकी गई पॉलिथीन की थैलियां नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियां जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देख सकते हैं। एक्रिलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। हमने इन सभी शब्दों के अर्थ अच्छे से जान लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों से परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर। प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सके, साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सके। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमें, हम इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो